नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आपने बहुत सारे किस्से कहानियां ऐसे सुने होंगे जिसमें कोई अपराध होता है, अपराध के बाद फिर पुलिस आती है, पुलिस मामले की चार्जशीट लगाती है, अदालत मामला पहुंचता है और जज साहब सजा सुना देते हैं। मर्डर होता है तो कोई ना कोई वेपन जरूर होता है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में मर्डर तो होते हैं, एक नहीं दो होते हैं। और लेकिन वो जो वेपन होता है वो मिलता नहीं है, लेकिन जज साहब की तरफ से ये दोषी करार दे दी जाते हैं। और जब हम इसे कहानी को सुना चुके होंगे तब शायद इसमें फैसला भी आ चुका होगा, क्योंकि एक मामला 302 है और दूसरा मामला है 307। अब इसमें क्या सजा होनी है ये तो खैर भविष्य के घर में है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिसमें 302 है तो कम से कम आजीवन कारावास इसको माना जाए, और जिसमें 307 है तो कम से कम 10 साल की सजा या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील स्याना का गांव लगता है चिंगरावठी। चिंगरावठी एक चौकी भी है और उसी के पास में एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है महाव। महाव की ये कहानी है जो पूरे दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। मशहूर इसलिए हो जाती है क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, खास बुलंदशहर के पास में जो दिल्ली रोड पर एक जगह पड़ती है, वहां पर इज्तिमा चल रहा था और पूरे अलग अलग इलाकों के करीब करीब 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम थे जहां पर इज्तिमे की यानी कि दीन दुनिया की बातें वहां चल रही थी। और उसी में से लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे और सियाना के इस चिंगराफी गांव में कुछ लोग हंगामा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे और उनकी हत्या हो जाती है, यानी कि उनके वो शहीद हो जाते हैं। अगर उस दिन उन्होंने अपनी जान ना दी होती या फिर उनकी जान ना ली गई होती तो शायद उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते थे। आज पूरी कहानी क्या है, क्योंकि इस केस को लड़ने वाले एडवोकेट साहब हैं, यशपाल सिंह राघव जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, पूरी कहानी जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। ये केस सुबोध हत्याकांड जी पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चित रहा था। जी। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो इस पे 1 अगस्त 2025 को फैसला भी आने वाला है। तो इस कहानी को आप, क्योंकि आपने इससे बड़े करीब से इसको जिया है, जी तो आप शुरू से प्लीज बताने की कोशिश करें कि क्या मामला था। 3 दिसंबर 2018 की घटना है। उस दिन महाव गांव में कुछ बताया जाता है कि गो अवशेष थे गोवंश के। वहां पे बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के रोष व्यक्त किया कि ये इस महाव गांव के जंगल में गोवंश मिले हैं, पुलिस FIR नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इन्होंने महाव गांव के उन खेतों से गोवंश के जो अवशेष थे उनको एक ट्रैक्टर में भर के और गोवंश करने वाले जो अपराधी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए इन्होंने उस ट्रैक्टर में गोवंश के अवशेषों को भर के सियाना बुलंदशहर रोड पे चिंगरावटी चौकी के पास जो है जाम लगा दिया था। और ट्रैक्टर पे खड़े होकर के वहां नारेबाजी इस तरह से हो रही थी कि पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही, गोकशी करने वालों को नहीं पकड़ रही और गोकशी वालों से मिली हुई है। वहां काफी मात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल सब पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप तहरीर दीजिए, हम गोवंश का, इसके गोकशी का मुकदमा लिखते हैं और मुलजमान को शीघ्र पकड़ेंगे। तो वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते, कहते हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब को एक तहरीर दी जाती है, वो तहरीर तुरंत गोकशी अधिनियम में पहले योगेश राज की तरफ से दर्ज हो जाती है। उसे सेम डे 3 दिसंबर 2018। 3 दिसंबर 2018। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को कहते हैं कि तहरीर तो दर्ज हो गई, अभी तक गोकशी करने वालों को नहीं पकड़ा गया और ये जानबूझ के पुलिस गोकशी वालों की मदद कर रही है, वो कर रही है, इस तरह से आरोप लगाते हुए वहां एक भीड़ जो है उग्र रूप धारण कर लेती है। सड़क पर ट्रैक्टर को तिरछा खड़ा करके जाम लगा देती है। सड़क पर खड़े होकर के गोवंशों को हाथ में ले लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारे लगाते हैं। और एक राजीव उर्फ कलुआ नाम का मुलजिम है जो कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट करके उस पर डालना चाह रहा था सड़क पे जाम लगाने के लिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने उसे जब रोकना चाहा तो कुल्हाड़ी जो है उसने इंस्पेक्टर के हाथ में मार दी, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के, और वो खूनम खान हो गए। जब ज्यादा वहां और उग्रूप हो गया, पथराव करने लगे पुलिस पे, वो करने लगे, तो वहां एक होमगार्ड था राजेंद्र नाम का, उसने भी हवाई फायर किए भीड़ को रोकने के लिए। और इंस्पेक्टर साहब ने भी वहां अपनी आत्मरक्षार्थ फायर किए अपनी लाइसेंसी पिस्टल से। भीड़ में से एक सुमित नाम का व्यक्ति, वो भी सबसे आगे चल के पथराव कर रहा था। तो वो संयोग से सुमित के गोली लगी और सुमित वहीं मौके पर इंजर्ड हुआ। वहां से वो पब्लिक वाले उसको लेकर के चले आए, हॉस्पिटल ले गए, कहा मेरठ में जाकर के उसको मृत घोषित कर दिया। सुमित के गोली लगने के बाद पुलिस और जो है भीड़ उग्र हुई और वहां जो
चौकी थी, चौकी पे जो माल मुकदमाती वगैरह खड़े थे उसमें सब में आग लगा दी। चौकी में आग लगाने का प्रयास किया। जो सीओ की, इंस्पेक्टर की और जो मतलब और पुलिस वालों की जो जीपें थी, गाड़ियां थी, सरकारी वाहन थे, सबको फूंक दिया पुलिस ने। और इंस्पेक्टर अपनी जान बचाते हुए घायल अवस्था में चौकी के पीछे खेत में चले गए। तो उनके पीछे उस भीड़ में से 5-7 लोग कि ये मारो रे, ये मारो रे, ये करते हुए उसके पीछे भागे। और बाकी पुलिस हैं? बाकी पुलिस पुलिस तो वहां पर ही जान बचाने में लग गई थी। कोई किधर को भाग रही थी, कोई किधर को भाग रही थी। अच्छा, भीड़ ज्यादा थी, पुलिस कम थी? पुलिस कम थी। अच्छा। उसके बाद में जो है अभियोजन कहानी के अनुसार जो विवेचना में आई है, जो मुख्य अभियुक्त है इसका प्रशांत नट, उसने इंस्पेक्टर साहब की गोली भर ली और जो थे उन्होंने गोली भर ली और प्रशांत नट ने उनकी पिस्टल से ही उनके सर में गोली मार दी। इंस्पेक्टर साहब वहां घायल हो गए, गोली लग गई। अब पुलिस वाले एकदम जैसे कि इंस्पेक्टर गोली लगी तो जीप की ओर भागे, तो भी फिर भीड़ ने पथराव ये किया कि इंस्पेक्टर की लाश को जीप में नहीं रखने दिया। बमुश्किल, दूसरे बड़ी मुश्किल से जो है भीड़ को तितर बितर करके और जो है उस उनके शरीर को पीएससी लखावटी लाए, सीएससी लखावटी। लखावटी में डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो लखावटी में उनको मृत घोषित कर दिया। वो मर गए। और ये जो मुस्लिम समुदाय का जो ये हो रहा था चंदे रूप है, इसमें पूरे प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर के सारे रूटों को डाइवर्ट कर दिया और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हुए, अपनी जान पे खेल गए। प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और बुलंदशहर जनपद में इतना जो है भारी स्तर पे जो है हिंदू मुस्लिम राइट होता कि पूरे हिंदुस्तान हिल जाता उस घटना से। तो इस प्रकार इन शहीद इंस्पेक्टर ने अपनी जान की बाजी लगा करके और उसको दंगा होने से बचाया। चीज ये समझ नहीं आई कि आपने बताया कि गोवंश के अवशेष थे, है ना? तो इन्होंने जो चाहे वो आपने जिन जिनके नाम लिए हैं, जैसे योगेश राजे, बाकी उसके साथी लोग हैं, तो उन्होंने वही दिन क्यों चुना? अगर अवशेष थे, अगर वो ताजा होता कि साहब आज ही गोकशी हुई है और वो इसलिए गुस्से में थे, विवाद में थे, तो उन्होंने वही दिन क्यों चुना जिस दिन क्या वहां इज्तिमा से लोग छूट रहे हैं? ये तो वही दिन क्यों जो चुना, ये तो इस क्वेश्चन का जवाब तो वही दे सकते हैं, आप अपने आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे आपने जब कटघरे में खड़े होंगे तो आपने सवाल तो यही होगा उनसे। नहीं, मेरा तो कहना यही है कि वो केवल एक दंगा भड़काने की उनकी योजना थी। अच्छा। मैं तो यही कहूंगा कि एक दंगा भड़काने की योजना थी कि गोकशी के बहाने जो है उस दिन बहुत बड़ा विकराल रूप हिंदू मुस्लिम का हो जाता। तो इसमें जो सुमित नाम का लड़का मारा गया था, आप बता रहे हैं कि उसका फोटोग्राफ्स कुछ वीडियो में ऐसा कुछ था क्या वो पथराव करता हुआ भीड़ में सबसे आगे पथराव कर रहा था? तो उसके परिवार के लोग तो उसको शहीद का दर्जा दिलाने की लगातार कोशिश करते रहे। नहीं, कोशिश करते रहे। परिवार के लोगों ने 156(3) में सीजीएम के एप्लीकेशन देकर के मुकदमा भी कायम कराया था, लेकिन दोनों मुकदमों की जांच, सुबोध मर्डर की और सुमित की दोनों की जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठित जो है यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया, जिसमें 4-5 विवेचक थे। सीओ थे उस समय राघवेंद्र मिश्रा, सीओ डिवाई थे, उनको एसआईटी टीम का इंचार्ज बनाया और उनके अंडर जो है 3-4 इंस्पेक्टर रखे। 5 लोगों की टीम थी। उन्होंने जो है इसमें सघन रूप से विवेचना की थी और विवेचना के बाद 44 लोगों के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अच्छा, ये तो इसका आगे क्या वो है, अपडेट क्या है इसमें? 44 लोगों में कितने लोग हैं, क्या सजा? 44 लोगों में जब चार्जशीट आई तो इसमें एक राजा जो इंस्पेक्टर पीछे भाग रहा था, अपराधी था 302 का, उसके खिलाफ चार्जशीट सीधी बाल न्यायालय में दाखिल हुई। चूंकि उसकी उम्र जो है 18 साल से कम थी, वो नाबालिग था, इसलिए वो मामला आज भी बाल न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है। और 5 लोग इसमें दौरान ट्रायल, मुकदमा ट्रायल पे था, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वो कौन कौन है? वो 5 लोग हैं कुलदीप, चंद्रपाल, ओविंदर और कुलदीप। हाँ, 5 लोग। जो मेनली आरोपी जो थे 302 के, वो 6 थे, जिसमें एक नाबालिग होता है और 5 इसमें। अब इसमें अधिकतम सजा क्या हो सकती है? अब जो 5 लोगों के खिलाफ जो 302 में आरोप सिद्ध हुआ है, उसमें तो 2 ही सजा है, या तो आजीवन कारावास या फांसी। अब ये जज साहब का विवेक है कि कल वो फांसी की सजा सुनाए या आजीवन कारावास सुनाए। और बाकी जो बचते हैं उसमें 307 और ये जो धाराएं सिद्ध हुई हैं, अब तो यहां तक है 307 में भी आजीवन कारावास है। अब 10 साल से लेके मिनिमम 5 साल, 10 साल,
7 साल कितनी बाकी लोगों को सजा हो, ये सब बातें जो है भविष्य के गर्त में है और जज साहब के विवेक के अनुसार है। क्या सवाल? जो सुमित मारा गया था वो पुलिस इंस्पेक्टर की जो रिवॉल्वर थी या पिस्तौल है? हाँ, यही एविडेंस में यही है, एविडेंस भी यही है। यही है। और वो वेपन क्यों नहीं मिल पाया? जैसे वो वेपन इसलिए नहीं मिला कि उसका जो मुख्य आरोपी था प्रशांत नट, एसआईटी टीम ने विवेचना के दौरान उसको पीसीआर पे लिया, पुलिस कस्टडी रिमांड पर, और वेपन बरामद करने का प्रयास किया तो उसने ये बताया कि मैंने वो वेपन जो था, जो सरकारी पिस्टल थी इंस्पेक्टर साहब की, वो मैंने अपराध करने के बाद, सब करने के बाद नहर में फेंक दी थी। तो नहर में फेंकने के बाद तो पिस्टल मिलने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं था। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है पुलिस के पास जो उस वेपन को ढूंढ सकें। अब ये तो पुलिस वाले ही बताएंगे, इसमें मुझे जानकारी नहीं क्या टेक्नोलॉजी है। आपने भी तो सवाल करना चाहिए था कि ये दूसरे पक्ष ने, जो दूसरे वकील होंगे, ये तो डिफेंस करता, मैं ही अपन उससे सवाल क्यों करता है? तो अभियोजन का वो है। तो ये दूसरे पक्ष ने आपसे पूछा नहीं कि? नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, हमसे कुछ नहीं पूछा। हमने तो जो 161 और 100 वो आए थे, जो बयान हुए थे केस डायरी में, उसी के अनुसार अपनी सारी गवाही कराई। अगर इंस्पेक्टर की हत्या ना हुई होती तो क्या केस इसी ट्रैक पर चलता जिस ट्रैक पर चल रहा है? कैसे? अगर इंस्पेक्टर की हत्या ना हुई होती तो जिस ट्रैक पे केस चल रहा है क्या उसी पे चल रहा होता? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे कि कुछ लोग एक प्रायोजित तरीके से इकट्ठा होते हैं, ऐसा एविडेंस वगैरह में भी आता है कि जब इनकी कॉलिंग आपस में चल रही है, सुबह 9:30 बजे से आपसे बातचीत हुई थी, सुबह 9:30 बजे से ये बातचीत कर रहे हैं, पर एक पूरा समूह इकट्ठा करते हैं कि भाई वहां पर ऐसे चल रहा है, तो ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, क्या था क्या नहीं था, इनके क्या मन में थी। तो ये जो आपस में जुड़े कैसे लोग, ये विवेचना में आया, सब टेलीफोन एक दूसरे से हुए हैं तब जुड़े हैं। ये सारी जो है कॉल डिटेल और वो सब विवेचना में आए हैं, सब लगी हुई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी जैसे आपने नाम लिया, बजरंग दल का नाम लिया, कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं, जो कल सच नहीं, जो बजरंग दल के, तो ये योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक था उस समय, और ये वर्तमान में और उस समय भी जिला पंचायत सदस्य भी था योगेश राज। एक इसमें कल जो दोषी सिद्ध हुआ है सचिन, वो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। तो आपने जैसे कटघरे में खड़ा होगा, आप वकील हैं, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, मैंने तो वैसे भी देखा नहीं, तो आपने कोई सवाल नहीं किया उससे भी? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? जब मुझे, मेरा कोई रोल ही नहीं है सवाल करने का। मैं क्यों सवाल करूंगा उनसे? सवाल करें, जज साहब करें, सवाल करें, मैं क्यों करूंगा? अच्छा, तो फिर आपका क्या रोल है? मेरा रोल तो गवाही कराने का है, एविडेंस कराने का है। अच्छा, जो मेरी पुलिस की, पब्लिक की, जो मेरे आई विटनेस थे, जो मेरी एविडेंस थी, वो मैंने कोर्ट में पेश की, और उसमें जो है मैंने अपनी एविडेंस पेश करके बखूबी साबित किया कि ये केस साबित होता। मेरा रोल किसी से सवाल जवाब करने का नहीं है, मुझे तो सिद्ध करना है कि ये घटना हुई है, बस। तो ये था सुबोध हत्याकांड, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर रहा था। 3 दिसंबर 2018 की कहानी थी। उस दिन इज्तिमा छूट रहा था, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, और रास्ते में से आना पड़ता है। उस रास्ते से मुरादाबाद के लिए, अमरोहा के लिए और गैर जनपदों के लिए वो रास्ता है, और वहाँ पहले से ही हंगामा हो रहा था, और हंगामा के दौरान एक नहीं बल्कि 2 हत्या हो जाती हैं। एक इंस्पेक्टर साहब मारे जाते हैं, और एक उसमें दंगा करने वाले, जैसे बताया जा रहा था, वकील साहब से बातचीत हुई थी, उनके फोटोग्राफ्स भी थे जो पथराव करने के दौरान। अगर वो हादसा इस लेवल पर नहीं टलता तो शायद ये बड़ा भी रूप ले सकता था। इसमें आगे क्या अपडेट होगा, खैर ये जज साहब की तरफ से जल्दी ही, इसमें शायद 2 तारीख की बात है, कल हाँ, 1 अगस्त 2025 को। और उम्मीद करता हूँ ये पूरी घटनाक्रम जानकर शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हैरानी भी हुई। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।